आज अरब जगत से कई अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं ये। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और चीन पहुंचने पर उनका बहुत वार्म वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है। चीन के राष्ट्रपति के इनविटेशन पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद चीन पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे हैं। इस यात्रा के लिए उन्हें चीन के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया था। इस दौरान जो चीन की यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति और चीन के जो अहम और अधिकारी हैं उनसे चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और सीरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सीरिया राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधिमंडल भी चीन पहुंचा हुआ है, जिसमें सीरिया के विदेश मंत्री, अर्थव्यवस्था और व्यापार मंत्री, राष्ट्रपति मामलों के जो सलाहकार हैं मंसूर आजम, राष्ट्रपति की विशेष सुरक्षा सलाहकार बुसेना शाबान, उप विदेश मंत्री अयान सुसान और अन्य राजनीतिक और आर्थिक हस्तियां भी शामिल हैं। चाइना मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनको वहाँ से पूरी तरह किकआउट करना है अमेरिकन्स को। चीन की तरफ से बड़ी कोशिशें रही और चीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया अरब के अंदर शांति लाने में। जो जंगें वहाँ पर चल रही थी, जो डिफरेंसेस आपस में थे, वो चीन और रूस ने एक तरह से ख़त्म कर दिए हैं। बहुत बड़ा एक जो तनाव रहता था वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रहता था और वो मसलकी नहीं था, वो कोई मजहबी टकराव नहीं था, वो सुपीरियरिटी के लेवल पर था। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल चाइना और रूस ने मिलकर के ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो दोस्ती कराई है, उसके बाद पूरे अरब जगत का, पूरे मिडिल ईस्ट का जो माहौल है बहुत अच्छा हो चुका है और वहाँ पर जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के बीच आपस में तालमेल बिल्कुल हिस्टोरिकल लेवल पर हैं। मिस्र और ईरान आपस में ताल्लुकात नहीं थे 40-42 साल से, दोनों के ताल्लुकात बहाल हुए। तौबा, दोनों के ताल्लुकात बहाल हुए। सऊदी अरब और ईरान आपस में थोड़ा टकराव रहता था, इनमें वो बहुत अच्छे हुए हैं। तकरीबन हर मामले में सुलह हो गई है, आगे के लिए एग्रीमेंट्स हुए हैं। सारे अरब मुल्क फ़लस्तीन को लेकर के इस वक्त संजीदा हैं। सऊदी अरब का झुकाव इसराइल की तरफ हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान, मगर अभी भी सऊदी अरब और इसराइल के बीच टॉक्स चल रहे हैं और वो अपने रिलेशन अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें थी, जिस तरह से अमेरिका के प्रेशर में सऊदी अरब हुआ करता था, वो नहीं रहा है। ये वजह है ईरान, चीन और रूस। चाइना ईरान में बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सीरिया में उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है। सऊदी अरब के लिए चीन की एक बड़ी योजना है और सऊदी अरब की सरकार के साथ मिलकर के चाइना पूरे अरब को, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक अज़्म है, जो उन्होंने तय किया है कि अगले 5 साल में हम अरब को यूरोप बना देंगे, ये उन्होंने ठान लिया है। और इसको उन्होंने कहा ये मेरी जंग है, ये सऊदी अरब की जंग है, यानी एक बहुत बड़ा उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया है। इसमें चाइना उनके साथ काम करेगा मिल कर के, रूस सऊदी अरब के साथ मिल कर के काम करेगा। तो ये एक खुशहाली की अलामत है, पूरी दुनिया में इससे अमन कायम होगा। अमेरिकी जो वर्चस्व है, अमेरिकी जो डॉलर है, वो भी यहाँ पर डिश होगा, क्योंकि इनके एग्रीमेंट्स जैसे चाइना ने कनाडा के साथ किया है अगले 25 साल के लिए, वो आपस में जो लेन देन करेंगे वो अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे। यूरोप के साथ इसी तरह से
यूरोपियन यूनियन के साथ चीन के एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो 25 साल तक अपनी अपनी करेंसी में कारोबार करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका को भी कई जगहों पर शिकस्त होगी और अमेरिका का जो असर अब तक हुआ करता था वो कम होगा। एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है आतंकवादी देश इसराइल को लेकर के। दुनिया में जितनी भी आतंकवाद हैं, जितनी भी जंगें हैं, वो यूके, अमेरिका और इसराइल की देन है। अरब में जो भी मिलिटेंसी हुई, जो भी टेररिज्म हुआ, अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म था और जो दूसरे मुल्कों में, वो इसराइल की देन है, यूके की देन है। अमेरिका उसमें इनके बनाए हुए कार्यक्रमों पर अमल करता है। अब इसराइल से बड़ी खबर यह है कि इसराइल के एक सैन्य अड्डे से इनका एक बहुत नामी टैंक है, बहुत तारीफ होती है और उसको कहा जाता है कि ये अचूक है, इस पर उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मोरकावा टैंक। ये चोरी हो गया है, सैन्य अड्डे से चोरी हुआ है और ये खबर जैसे ही इसराइली सेना को मिली तो उसमें हड़कंप मचा हुआ है। अरब 48 न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस ने अवैध अधिकृत इलाके में अल याकिम हाईवे के निकट एक मोरकावा टैंक के चोरी होने का खुलासा किया। इसराइली पुलिस का कहना है कि टैंक चोरी होने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इसराइली पुलिस ने इस संबंध में तबरिया और हैफा में रहने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे जानकारी या पूछताछ चल रही है। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जुमेरात और जुमे तक संदिग्धों से कोई भी जानकारी इनको हासिल नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि उसे रक्षा मंत्रालय ने प्रशिक्षण कैंप से एक टैंक चोरी होने की सूचना दी है, जिसके बाद उसने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने चोरी किए गए टैंक को हैफा के कबाड़ी इलाके से जब्त कर लिया है। यह सूत्रों से सोर्सेस ने बताया है कि वो जो चोरी टैंक हुआ था वो हैफा इलाके के कबाड़ी के दुकान से, कबाड़ी की जगह से बरामद हुआ है। यहाँ ये बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जो किसी जॉनी सैन्य अड्डे से कोई बड़ी चीज़ चोरी हुई है। अब तक इसराइल का बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद और हथियार वहाँ से चोरी हो चुके हैं, इसराइल के सैन्य अड्डों से। जो इसराइल ये ऐलान करता है, पूरी दुनिया को ये ढिंडोरा पीटा जाता है। हमारे भारत में तो इसराइल के फॉलोअर्स, इसराइल को सपोर्ट करने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और वो प्राउड करते हैं। जब कभी कोई मसला होता है तो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसराइल की तरफ काम करिए, यानी एकदम कुचल दीजिए, दबा दीजिए, मिटा दीजिए, मसल दीजिए। तो ये इसराइल जो एक आतंकवादी देश है, उसकी इंटेलिजेंस की, उसकी मिलिट्री की, उसकी पुलिस की बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं कि ये बस ये समझ लीजिए दुनिया में कहीं कोई कान भी खुजा रहा है तो इनको पता है कि क्या हो रहा है। उसी इसराइल के सैन्य अड्डे से टैंक चोरी हो गया, उनके हथियार चोरी होते हैं, उनके गोला बारूद चोरी होते हैं, तो सुरक्षित कोई नहीं है, सुरक्षित कोई नहीं है। जो आग लगाने वाले हैं उनके यहाँ भी आग लग जाती है, जो मिटाने वाले हैं वो भी मिटते हैं इस दुनिया से। वहीं यमन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। यमन के प्रतिनिधिमंडल ने अभी जिसमें वहाँ के अंसारुल्लाह और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया था और दोनों देशों के दरमियान आपस में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई और उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। यमन ने सऊदी अरब की चिंताओं को दूर करने की तरफ इशारा कर दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो कुछ रियाद, सऊदी अरब ने उनसे जिन चीज़ों के बारे में बात की है उनको वो जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। यमन में एक जंग चल रही थी यमन के ख़िलाफ़ और उस जंग में अमेरिका, इसराइल, यूरोप, सऊदी अरब और यूएई, मलेशिया, बहुत सारे मुल्क उसमें शामिल थे, ओमान वगैरह। लेकिन ये जंग भी चाइना और रूस ने मीडिएशन करके, जैसे ही ईरान और सऊदी अरब के आपस में एग्रीमेंट्स हुए उसी वक्त इसको लेकर के भी एग्रीमेंट्स हो गए थे, बातचीत हो गई थी और वो तकरीबन वहाँ जंग ख़त्म हो गई है
और सऊदी अरब अब यमन की मदद भी कर रहा है, वहाँ पर खाने का सामान, दवाइयाँ वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के जो वहाँ नुकसानात हुए उसमें सऊदी अरब इस वक्त वहाँ काम कर रहा है, डेवलपमेंट्स वगैरह में भी उनकी मदद कर रहा है। जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक सऊदी और यमनी प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा है कि सना सऊदी अरब की चिंता को दूर करने को तैयार है। अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने 21 सितंबर की क्रांति की नवीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सना सरकार सऊदी अरब की चिंता को दूर करने के लिए उतना ही तैयार है जितना सऊदी अरब हमारी चिंता को दूर करने के लिए तैयार है। मेहदी ने कहा कि यमनी प्रतिनिधिमंडल की रियाज यात्रा सकारात्मक रही और सऊदी अरब ने हमारे प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जो संदेश और गारंटी दी है हम उसे सकारात्मक मानते हैं और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसे जल्दी से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मध्यस्थता के प्रयासों के लिए ओमान को भी शुक्रिया अदा किया। बता दें कि सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने जो मुलाकात की थी वो बहुत अच्छी मुलाकात रही। ये सऊदी अरब में मुलाकात हुई थी, सऊदी अरब के विदेश मंत्री और जो बड़े अधिकारी थे उसमें मौजूद रहे थे। तो हम फिर से एक बार बता दें कि चाइना और रूस की मदद से अरब में फारस की खाड़ी में जो पर्शियन गल्फ कहलाता है, जिसमें ईरान और सीरिया और लेबनान और ये मुल्क शामिल हैं, तो इन सब में एक बिल्कुल समझौता हो चुका है। अरब और अजम एक प्लेटफॉर्म पर हैं इस वक्त। इससे बहुत परेशान है अमेरिका की कोशिशें अभी भी मुस्तकिल जारी हैं और वो चाहता है कि किसी तरह से मुस्लिम देशों में कोई एक जंग शुरू हो। तो इसके लिए उसने बिसात बिछाना शुरू कर दिया, बिछाई हुई है, और उस बिसात का जो मोहरा है, अहम मोहरा, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को साथ में लेकर के अमेरिका तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान की सरकार जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उसके ख़िलाफ़ इस वक्त बड़ी तैयारियां में लगा हुआ है। हम पहले भी रिपोर्ट में बता चुके हैं कि पंजशीर वैली को इस वक्त हथियारों से भर दिया गया है। अमेरिका के एजेंट्स, अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पंजशीर में पहुंचे हुए हैं। इस काम में पाकिस्तान की बहुत मदद मिल रही है और दूसरी जगहों से भी, यूरोपियन मुल्कों से भी मदद मिल रही होगी। जो दाइश के आतंकवादी हैं उनको एयरलिफ्ट करके सीरिया और इराक और दूसरी जगहों से वो अफ़गानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान इसमें मोहरा बन गया है और पाकिस्तान में जो सरकार है वो एक तरह से अमेरिका उसको रन कर रहा है, दिखावे के लिए या नाम मात्र के लिए पाकिस्तान की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और अमेरिका मिलकर के कर रहे हैं। अब देखना ये है कि तालिबान को ये किस तरह से क्या करते हैं अफ़गानिस्तान में, या किस लेवल पर या किस मुल्क को ये अगली बार जंग की आग में झोंकते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस का अभी मामला ज़ोरों पर है और ये रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो अभी नहीं रुकने वाली है। सर्दियों के मौसम में भी जंग जारी रहेगी। रूस ने तबाही मचाई हुई है उधर अमेरिका यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा रहा है। कल ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो वहाँ पहुँचे हुए थे अमेरिका वाशिंगटन में, और वहाँ उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से हुई। जो नैन्सी पेलोसी हैं उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की है ज़ेलेंस्की की, और कहा है कि ये बहुत बहादुर आदमी है। तो वो बहादुर आदमी जो है एक जोकर की तरह अमेरिका की वो भी कठपुतली बना हुआ है रूस को हिट करने के लिए, रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए। रूस को ये कम लेकर के आंक रहे थे तो वो बहुत भारी पड़ चुका है नेटो देशों पर और अमेरिका पर। फ़िलहाल ये जंग जारी रहेगी, अमेरिका की भी कोशिश जारी रहेंगी कि वो किसी तरह से भी अरब में जंग शुरू कराए। अब ये अरब के देशों के जो शासक हैं उनकी संजीदगी, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और चाइना और रूस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इनको यही दो मुल्क ऐसे हैं जो ताकतवर भी हैं और जिनके पास दौलत बहुत है। तो अरब के देशों के पास भी दौलत बहुत है, ख़ासतौर से सऊदी अरब, यूएई वगैरह के पास।
हाँ, ईरान गरीब है। बता दें कि ईरान का जो ईरान में डॉलर की जो कीमत है वो 40,000 के बराबर है, यानी $1 ईरान के करेंसी के 40-43 हज़ार रुपये के बराबर है। तो ईरान की जो मईशत है वो बुरी तरह से एक तरह डिस्टर्ब चल रही है। फिर भी ईरान कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। ईरान के जो हथियार हैं, उसके ड्रोन, उसके मिसाइल्स, वो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। और रूस की जो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ, उसमें ईरान के ड्रोन बहुत कारगर साबित हुए और रूस के लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। यूक्रेन में जो तबाही मचाई हुई है उसमें ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत रोल है और वो इस वक्त छा गया है। वहीं तुर्की और भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और तुर्की की तरफ से भी सऊदी अरब के साथ बड़े मामला अच्छे किए गए हैं। तुर्की ने सपोर्ट भी किया है सऊदी अरब को कि इसराइल के साथ सऊदी अरब के अगर समझौते होते हैं तो तुर्की उसमें उनका साथ देगा। वहीं कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर तुर्की और इसराइल मिलकर के साथ में काम करेंगे। तो जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अरब के अंदर फ़लस्तीन का जो मसला है, फ़लस्तीन में बीती रात भी वहाँ पर जो जैनी आतंकवादी सैनिक हैं इसराइल के, उनके ऑपरेशन जारी रहे जनीन वगैरह में, वेस्ट बैंक में, गाज़ा में। और अभी 3 दिन की लड़ाई में वहाँ 7 लोग जो फ़लस्तीनी नौजवान हैं वो शहीद हुए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। तो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल और फ़लस्तीन में अभी ये तनाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये आगे भी हो सकता है जारी रहे। और वहाँ पर खून खराबा रोज़ाना की बात है, हर रोज़ होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCN न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。叙利亚是最早同新中国建交的阿拉伯国家之一，也是当年恢复新中国在联合国合法席位的提案国之一。建交67年来呢，
中叙关系经受了国际风云的考验，两国的友谊历久弥坚。今天我们将共同宣布建立中叙战略伙伴关系，这将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。السيد الرئيس شي جي بينغ المحترم، أشكركم على دعوتكم. أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات ليكون جسرا إضافيا للتعاون. أتوجه بالشكر لكم شخصيا وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته. Damascus needs help for its reconstruction efforts, and it's fair to say that this is going to be a major talking point between the two sides. The Syrian government last year joined China's sprawling infrastructure project known as the Belt and Road Initiative. How any discussions could lead to concrete projects has yet to be seen, as Western sanctions would curb collaborations with Syria. In recent years, though, China has been showing more and more interest in the Middle East. There are, of course, potential business deals, but this is also a way for Beijing to flaunt its anti-Western world vision. And Syria is a good example of this. Though China hasn't been as active and as prominent as Iran or Russia, it has been a steadfast supporter of the Assad regime, using its UN Security Council veto no less than 8 times to block resolutions against the Syrian government, one that has been accused of gassing its own people. Whatever is agreed upon here in Beijing behind closed doors, China's invitation is already a win for President Assad, as this visit becomes his latest opportunity to break away from that diplomatic isolation.